हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं यूपी आर का सेट सेकेंड। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकेंड है, यानी कि द्वितीय है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम पहला सॉल्व कर चुके हैं अच्छे से। आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे ध्यान दिया और कमेंट भी किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और बने रहिए। आपको पता ही है कि 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी लो मत कीजिएगा, बिल्कुल भी डाउन ना जाने दें। और जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं, ठीक है, आर के हिंदी सेक्शन में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं वो सभी हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर आते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट पर हम ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की, क्योंकि आपको इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको अपने प्रश्न के आंसर आप सही से कर पाएंगे और आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आपको कितना आ गया है। और अगर आपको आर का एग्ज़ाम निकालना ही है तो कम से कम ये मान के चलिए आप 50% यानी 50 जो नंबर हैं, 50 क्वेश्चन प्लस आपको सही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहेगी आपको एग्ज़ाम में निकालने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लगभग सभी के 50 सभी जितने भी जो री एग्ज़ाम से पहले जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तो सबसे जब पूछा गया था, सबसे रिव्यू लिया गया था, तो सभी ने बताया था कि उन सभी ने 50 प्लस प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को भी 50% यानी 50 नंबर 50 प्रश्न से लेकर 60 प्रश्न में लगभग आप ये मान के चलिए आप 55 प्रश्न बिल्कुल सही करके आए। ठीक है, 5 प्रश्न पर हम आपको छूट देते हैं कि आप वैसे तो लोग ज़्यादातर 58 तक क्वेश्चन सही करके आए, लेकिन हम फिर भी आपको 55 प्रश्न आपको बता रहे हैं कि आप 55 प्रश्न बिल्कुल सही करके आए। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप टेंशन मत लें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं और अंत तक बने रहेंगे। तो हम आज अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कि हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है कि बताइए दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। हमारा पहला है ऊर्ध्वगामी का पता करना है। हमें ऊर्ध्वगामी जो शब्द है उसका विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइए कि ऊर्ध्वगामी शब्द है उसका विलोम क्या होगा। अधोगामी होगा, विमुख होगा, अधम होगा या उद्याचल होगा। अब इस प्रश्न को का सही उत्तर बताएं आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखें कि ऊर्ध्वगामी का सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा, जो कि विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए अधोगामी, ऑप्शन नंबर बी विमुख, ऑप्शन नंबर सी अधम या ऑप्शन नंबर डी उद्याचल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ऊर्ध्वगामी प्रश्न है उसका राइट आंसर अधोगामी हो जाएगा। ठीक है, विमुख का क्या हो जाएगा, विमुख का हो जाएगा सम्मुख। क्लियर, विमुख का जो अपोजिट यानी विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा, सम्मुख। ठीक है, अधम, अधम के बारे में बात की जाए तो अधम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तम। अधम का उत्तम। जितना भी आपको नोट करवा रहे हैं वो सभी आप नोट कर लें, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट ये ध्यान आपकी नॉलेज चेक करने के लिए तो बना ही जा रहे हैं कि आपको कितने प्रश्न आपका ध्यान कितना है, आप कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट से ही कर पाओगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसे वर्ड बताना है जो एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके ऐसे अगर आपको इस बोर्ड पर आप कुछ भी लिखा जा रहा है तो उसको नोट जरूर करें, आप समझ जाएंगे। आपने ऑलरेडी प्रीवियस के पेपर सामने करवाए हैं तो आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वही आप मान के चलिए कि आपको हर प्रश्न जो भी लिखा हुआ होगा वो आपके लिए रामबाण है। ठीक है, उदयाचल के बारे में बात करते हैं। उदयाचल, उदयाचल का विलोम शब्द क्या होगा, उदयाचल क्या होगा, अस्तांचल। क्या होगा, अस्तांचल, अस्ताचल, उदयाचल का अस्ताचल। क्लियर, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा।
और आप ये सब चीजें लिख जरूर लीजिए। उदयाचल का अस्ताचल होगा, अधम का उत्तम और विमुख का सम्मुख और उदुगामी का अधोगामी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। गलत विलोमार्थक युग्म चुनना है आपको। तो देखो यहाँ पर थोड़ा इस तरह लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा गैप था लेकिन वो यहाँ पर हो नहीं पाया। तो अचेत का सचेत हो जाएगा, अर्जन का वर्जन हो जाएगा, आगत का अनागत हो जाएगा, या इष्ट का अभीष्ट हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि हमारे इनमें से एक जो युग्म है वो गलत है। अचेत का सचेत विलोम, अचेत का सचेत विलोम होगा, या ऑप्शन नंबर बी अर्जन का वर्जन विलोम होगा, या आगत का अनागत होगा विलोम, या इष्ट का अभीष्ट होगा। तो इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि कमेंट बॉक्स में एबीसीडी में कौन सा सही आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर एबीसीडी में कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इष्ट का अभीष्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, इष्ट का अभीष्ट नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी ईस्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखो ईस्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्ट क्या हो जाएगा, अनिष्ट, अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट और इष्ट का अनिष्ट, लेकिन अभिष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो गलत है युग्म है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर, क्योंकि गलत ही पूछा गया था और गलत हमने पकड़ लिया है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनना है। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनना है, तो बताइए कि इनमें वही सीन है, थोड़ा सा गैप है यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए कि विलोम शब्द, देखो असंगत युग्म चुनना है कि यानी कि इनमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो असंगत है, एक दूसरे का विलोम नहीं है। देखो क्या वो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, कड़वा का अकड़वा, जटिल का सरल, तीव्र का मंत्र और परतंत्र का स्वतंत्र। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप गलती क्या करोगे, इसमें आप गलती करोगे चीजों को हड़बड़ाहट में। ये इस तरह का प्रश्न, ठीक है, इस तरह का प्रश्न ये मान के चलिए आपको हड़बड़ाहट में गलती होगी। ठीक है, आप ससरी निगाहों से देखोगे और गलत कर दोगे। तो इस प्रश्न, ये प्रश्न आपको सिखाएगा कि एग्जाम टाइम हड़बड़ाना ही है, सरसरी निगाहों से भी नहीं देखना है, गहराई से देखना है। सरसरी निगाहों से नहीं देखना है, गहराई से देखना है, और प्रश्न को, और प्रश्न में जो लिखा है वो शब्द को बहुत बारीकी से देखना है। हर एक वर्ड, हर एक मात्रा और एक बिंदु को बहुत ही बारीकी से देखना है, जिससे कि गलती से भी कोई गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाए। और हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको ये सब चीजें करनी है अपने एग्जाम पेपर में। देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो आपने जब ससरी निगाहों से देखा होगा तो आपको ये लगा होगा ये तीव्र का विलोम मंद लिखा है। जब देखो सरसरी निगाहों वाले इस मंद्र को मंद्र ना पढ़ के मंद पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पढ़ के रखा है इसको। कहते ना कि चीजें अगर किसी को हाथ पकड़ा हो तो वो पूरा पैर पकड़ लेता है, वही वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ मंद देखा तो राह देखा ही नहीं दिया उनको, या राह पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और इस प्रश्न पर को गलत कराए। ठीक है, तो तीव्र का मंद होता है ना कि मंद्र होता है। ठीक है, मंद्र नहीं होता है, ये जो रा लगा है ना, ये रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कि परतंत्र का स्वतंत्र होगा, जटिल का सरल और कड़वा का अकड़वा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मंत्र वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो इसमें फिर से विलोम सब युग्म में से कोई एक असंगत है, देखते हैं कौन सा असंगत है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कुटिल का सहज, बी ऑप्शन है ज्योति का तम, या सी ऑप्शन है जीवित का मृत, और डी ऑप्शन है ताप का शीत। तो बताइए इसमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो असंगत पूछा गया है, कुटिल का सहज होगा, ज्योति का तम हो जाएगा, या सी जीवित का मृत हो जाएगा, या डी ताप का शीत हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो
ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो कुटिल का सहज नहीं होगा, ठीक है, जबकि कुटिल का क्या हो जाएगा? कुटिल का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुटिल का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, ठीक है। कुटिल का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो सरल होगा, ना कि सहज, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हमें असंगत ही पूछा गया था, तो इसलिए ये इस प्रश्न का आंसर ए होगा, क्योंकि ये सहज, ये दोनों ही असंगत है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाना है, ठीक है। यानी कि जो बाईं ओर के जो शब्द हैं, इन शब्दों को दाईं ओर के शब्दों से मिलाना है, तो मिलाते हैं। देखो स्थूल है, ठीक है, स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, तो ठीक है, यानी कि पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो हम लोगों ने पढ़े करके विराट, विराट का क्या हो जाएगा? विराट का क्षुद्र, विराट बड़ा और क्षुद्र में छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मौन, कितना सस्वर वाचन कीजिए या मौन वाचन कीजिए, दोनों ही अलग होता है। मन में पढ़िए मौन और जो शब्दों के साथ पढ़िए, बोलकर पढ़िए सस्वर, तो ठीक है। तो चौथे का डी। और स्नेहासिक्त और स्नेहारिक्त, मतलब स्नेह के साथ और स्नेह के बिना, क्लियर। तो 2 का ए। अब छांट मारिए, यानी कि बी ए डी, सॉरी बी ए डी, ये चौथा का सी है ना, हाँ चौथा का सी, तो बी ए डी सी। देखो यहाँ पर कौन सा होगा? बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विलोम को छांटकर उसे चिन्हित करें। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है। देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन वो इस जगह पर थी, ठीक है। अब बताना है कि बताइए कि उत्तरी जो शब्द है उसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए टोपी होगी, ऑप्शन नंबर बी साड़ी होगी, ऑप्शन नंबर सी कोटी होगी, या ऑप्शन नंबर डी अधोवस्त्र होगी। तो बताइए उसका उत्तरीय उस पर जच रहा है, तो ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा? उसका उत्तरीय जच रहा है, उस पर जच रहा है, तो टोपी होगी, साड़ी होगी, कोट हो गया, अधोवस्त्र होगा। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? हम किस पर जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इसका उत्तरी उस पर जच रहा है, इसका मतलब है कि उसका अधोवस्त्र पर जच रहा है। अधोवस्त्र में मुफलर भी आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। तिमिर, तिमिर का विलोम पूछा गया है। तिमिर का देखो प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय या आभास। तो ए बी सी डी में जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? देखो तिमिर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो तिमिर को क्या कहते हैं? तिमिर प्रकाश, और इसका राइट आंसर, और अंधकार को आलोक, क्लियर। चीजें सरल है ना, ज्यादा टफ तो नहीं है, तो बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि हड़बड़ाते हुए प्रश्न के आंसर आप गलत कर देते हैं, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। तो तिमिर जो शब्द है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्ट शब्द का विलोम पूछा गया। पुष्ट का छीड़, दुष्ट, पुरस्कृत या प्रकृति, विलोम पूछा गया पुष्ट का। जल्दी बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छीड़ हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां, दिए गए विकल्प में से मूर्धनी, मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। हमारे पास ऑप्शन है तात्कालिक, विषाद, स्थायी या जीवंतता। देखो मूर्धनी शब्द का विलोम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तात्कालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विषाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्थायी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या जीवंतता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी से इस प्रश्न का जो राइट आंसर यानी कि विलोम शब्द है, जल्दी से छांटिए इस प्रश्न का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। मूर्धनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किस पर जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
इसको थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना है और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा चलो इनके और बता लेते हैं। यहाँ पर एक था दुष्ट, इनके भी विलोम बात करते हैं। देखो दुष्ट का क्या हो जाएगा, दुष्ट का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सज्जन। दुष्ट का विलोम सज्जन हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार का क्या हो जाएगा विलोम, दंड। ठीक है, और प्रकृति का क्या हो जाएगा, कृत्रिम। क्लियर, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तात्कालिक, अब इनके भी देख लेते हैं। तात्कालिक कहते ना कि तत्काल हो गया, कोई भी चीज तत्काल हो जाती तो क्या बोलते, दूरगामी। दूरगामी कि उसके तत्काल प्रभाव पड़ेगा या उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। विषाद मीन्स होता है दुख, और हर्ष मीन्स होती है खुशी। जैसा कि मेरा नाम है हर्ष, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मैं खुशी हूं। स्थाई की बात की जाए, स्थाई तो क्या हो जाए, अस्थाई हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, और एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और 200 या 250 वैकेंसी, जो भी जितनी भी वैकेंसी है, ये मान के चलिए कि वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से सभी का 50 प्लस हिंदी में मार्क्स आएंगे। 50 से किसी का 51, 52, 53, 54, 55, मतलब 50 नंबर से कम किसी के नहीं आएंगे, वो भी तब जब आप पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखते रहेंगे। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, वृत्ति हो जाएगा, अनावृत्ति हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा, सबवृत्ति हो जाएगा। तो प्रवृत्ति मीन्स होता क्या है, पहले भी बताइए। प्रवृत्ति मीन्स होती है आदत। आदत कहते हैं उसकी आदत ही ऐसी है या उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, और जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ना हो वो उसका क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा निवृत्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निवृत्त। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? निवृत्त का अर्थ क्या होता है, छुटकारा। छुटकारा। कोई समस्या? अब देखो वृत्ति, अनावृत्ति और समवृत्ति का भी अर्थ देख लो। वृत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, देखो वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। ठीक है, अनावृत्ति के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो जिसकी आदत अच्छी ना हो वो अनावृत्ति, और जिसकी आदत अच्छी हो वो समवृत्ति। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। अब देखो आप पर्यायवाची शब्द पर आते हैं, तो आडंबर हमारे पास ऑप्शन है। आडंबर का पर्यायवाची पूछा गया, हमारे पास ऑप्शन है ढोंग, पाखंड, दर्प या ढकोसला। ढोंग, पाखंड, दर्प या ढकोसला, इसमें सही आंसर बताइए कि आडंबर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखो आडंबर कहते हैं आडंगर, ढोंग, ढकोसला, जो नॉर्मल बोलते हो, तो ढोंग हो गया, ढकोसला होगा, ये तो आडंबर का पर्यायवाची नहीं होगा। सॉरी, ये तो होगा, ढोंग ढकोसला तो आडंबर का पर्यायवाची होगा, पाखंड भी होगा, लेकिन दर्प आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर, कोई समस्या? कोई भी समस्या हो तो। अब दर्प का है क्या, दर्प जो हमने लिख तो दिया, बता दिया कि हाँ यार आडंबर का पर्यायवाची दर्प है। क्लियर, तो दर्प का पर्यायवाची क्या होगा, सॉरी आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं है, तो दर्प का पर्यायवाची होगा क्या जब आडंबर का नहीं होगा, सोच कर देखिए। तो दर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखो दर्प का पर्यायवाची हो जाएगा घमंड, अहंकार, अभिमान। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी दर्प के पर्यायवाची। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, चोर का पर्यायवाची पूछा गया है। चोर जो शब्द है उस शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है कि हमें बताइए कि चोर का पर्यायवाची क्या होगा। खनक हो जाएगा, उदक हो जाएगा, दूसर हो जाएगा, धलचर हो जाएगा, थलचर। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखो चोर का जो पर्यायवाची वो क्या हो जाएगा, वो खनक हो जाएगा, खनक। ठीक है, चोर का पर्यायवाची खनक हो जाएगा, जबकि उदक, दूसर और थलचर ये सभी चोर के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्लियर एक चीज। अब बात करते हैं, देखो चोर के और भी पर्यायवाची देखो, जैसे कि दस्यु, आपने सुना होगा दस्यु, चोर। ठीक है, और रजनीचर, रात के अंधेरे में ही चोर चोरी करते हैं ना, तो इनको बोलते हैं रजनीचर,
यानी रात में चढ़ने वाले, रजनीचर। ठीक है, तस्कर, तस्कर भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माल चोरी करके लेके जाते हैं और सप्लाई करते हैं। कुंभिल, ठीक है, कुंभिल, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी खनक यानी चोर के पर्यायवाची हैं। क्लियर। उतक के बारे में बात की जाए तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो पानी होगा, नीर, बार, तोए, ठीक है, सलिल, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अमृत, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? उदक के पर्यायवाची। दूसर के बारे में बात की जाए तो दूसर में होता है गधा, तुम तो दूसर हो, गधा हो तुम। गधा, गंधर्व, गदर्व, गदर्व, ठीक है। बैसाख नंदन, बैसाख नंदन, रसाब, रसाव, चक्रवान, चक्रीवान, और गधा तो है ही, गधा, गधा, ठीक है। ये सभी क्या है? दूसरे के ही पर्यायवाची हैं। और थलचर यानी कि जो जमीन पर रहने वाले जंतु हैं उनको थलचर बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। बनिता, बनिता शब्द का पर्यायवाची पूछा गया। बनिता शब्द है उसका पर्यायवाची बताइए। बनिता, बनिता जो शब्द है उसका पर्यायवाची बताइए जल्दी से। तो बनिता शब्द का पर्यायवाची आपने पता कर लिया होगा। बनिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जल्दी से बताइए। बनिता शब्द है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताइए बनिता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। बनिता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महिला, ऑप्शन नंबर बी सफरी, ऑप्शन नंबर सी विदु, ऑप्शन नंबर डी जानकी। ठीक है, तो बनिता शब्द का पर्यायवाची हमसे पूछा गया और बनिता शब्द का पर्यायवाची हमको बताना है। चलिए बताइए ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बनिता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। बनिता शब्द का पर्यायवाची महिला होगा। सफरी, विधु और जानकी नहीं होगी। क्लियर, क्लियर है ना। अब बनिता जो यानी कि महिला का और भी पर्यायवाची हैं उनके भी देख लेते हैं। स्त्री भी महिला को ही बोलते हैं, औरत भी महिला को बोलते हैं, ठीक है, और अबला भी बोलते हैं। अब तो सबका तबला बजा रही हैं। अब अबला नहीं रह गई, लेकिन हाँ नाम में अभी भी अबला ही लिखा जाएगा, अबला। कामिनी बोलेंगे, कामिनी, ठीक है। मादा बोलेंगे और नारी भी बोलेंगे इसे, मादा, नारी। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी महिला के पर्यायवाची हैं, बनिता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्लियर है ना। जानकी सीता जी को कहते हैं। आपने कई बार सुना जानकी जानकी, एक गाना भी चला है। ठीक है, तो ये सीता जी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सफरी मछली। और 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो असंगत है, जिसके पर्यायवाची गलत है, वो पूरा युग्म गलत है। देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कहता है बादल, जलधर, मेघ और बारिश। क्या ये सही है या गलत? तो क्या ये असंगत है या नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत गहराई से, बहुत ही बारीकी से, ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित होकर इस प्रश्न का आंसर आप कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा या गलत। क्योंकि इसमें जो पर्यायवाची हैं वो क्या, इनमें से कोई भी ऐसा पर्यायवाची है जो इन ऑप्शन में से मतलब जो एक दूसरे से भिन्न हो। तो बादल, जलधर, मेघ या बारिश, इसका जो, ठीक है, तो जल्दी बताइए कि क्या ऐसा है। तो आपको पता ही होगा कि बादल, ठीक है, हो गया, जलधर होगा, मेघ होगा, बारिश हो गया। ठीक है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये जो तर्क संगत या ये जो है युग्म बिल्कुल सही है, असंगत युग्म नहीं है। सूरज, सूर्य, भानु, दिनकर, ये बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ग्रह, ग्रह, गेह, सदन, धाम, घर, आलय, निकेतन, ये सभी सही हैं। हाथी, गज, हस्ती और केसरी में केसरी अलग है, बाकी तीनों ही हाथ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। केसरी किसका पर्यायवाची है बताइए? कई बार बताया है ये केसरी। तो केसरी किसका पर्यायवाची? केसरी सिंह का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची शार्दुल भी हैं, ठीक है, मृगेंद्र भी हैं,
ठीक है, वनराज भी हैं। क्लियर है ना, कोई समस्या? तो ये केसरी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। भोजन का पर्याय पूछा गया है। आसन, असन, आसन या असन नहीं, असन नहीं। तो भोजन का जो पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए। भोजन का पर्यायवाची, तो भोजन का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप राइट आंसर पर टिक कीजिए। तो देखो भोजन के और भी पर्यायवाची पहले बात कर लेते हैं, इनको छोड़कर अब ये और पर्यायवाचियों के बारे में बात करते हैं। तो भोजन का पर्यायवाची कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, भूख, भोग भी भोजन का ही पर्यायवाची है। खाद हो गया, पारड़, पारड़ सॉरी पारड़ा, खाद वस्तु, ठीक है, खाद, खाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु और भोज्य सामग्री, भोज्य सामग्री, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी भोजन के ही पर्यायवाची हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा असन। ठीक है, खाद्य वस्तु और इन सब चीजों के बाद एक असन शब्द भी है जो भोजन का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? ठीक है, निंदा शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? गुस्सा, बरखुरदार, अपस्मार या स्तुति। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में निंदा शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए गुस्सा, ऑप्शन नंबर बी बरखुरदार, ऑप्शन नंबर सी अपस्मार या ऑप्शन नंबर डी स्तुति। तो निंदा शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो निंदा शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है। ठीक है, निंदा का गुस्सा या बुराई करना, ठीक है, ये सभी निंदा की ही पर्यायवाची हैं। बरखुरदार होता है सौभाग्यशाली, सॉरी सौभाग्यशाली, बरखुरदार होता है सौभाग्यशाली। क्लियर, कोई समस्या? अपस्मार के बारे में बात की जाए तो अपस्मार को होते हैं मिर्गी रोग, मिर्गी वाले रोग को अपस्मार कहते हैं, मिर्गी रोग को, मिर्गी रोग। स्तुति मीन्स होती है पूजा करना, अर्चना करना, आरती करना, प्रार्थना करना, प्रशंसा करना। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी स्तुति के पर्यायवाची हैं। एक और है आराधना, आराधना करना, आराधना, ये सभी स्तुति के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब निंदा के भी पर्याय जब इतने लिख लिए तो निंदा को क्यों छोड़ो? गुस्सा हो गया बुराई, ठीक है, भर्त्सना, भर्त्सना किसी की पीठ पीछे बुराई करना, भर्त निकालना, ताड़ना, फटकार लगाना या चिल्लाना किसी पर, ये सभी क्या है? निंदा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। ओग, ये शब्द ओग का शब्द है उसका पर्यायवाची पूछा गया है। ओग शब्द का पर्यायवाची बताना है। हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी में। ऑप्शन नंबर ए कहता है डेर को ओग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहता है ढोंग को ओग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है डीठ को ओग कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कहता है डेरा को ओग कहते हैं। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? जल्दी से ओग का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ढेर का, ढोंग, ढीढ़ या डेरा। तो ओग का जो पर्यायवाची होगा वो किसका होगा? जल्दी से बताइए। तो ओग का जो पर्यायवाची वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ढेर, ढेर। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। किनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा होगा? कोदंड, आपको इस तरह प्रश्न, ये प्रश्न आपने पहले भी पढ़ा है, प्रैक्टिस जो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो आपको ये प्रश्न मिला है। तो कोदंड का पर्यायवाची कौन सा होगा? भाला, तलवार, फावड़ा या धनुष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा? धनुष। ठीक है, धनुष को कोदंड बोलते हैं। ठीक है, तलवार को करवाल, करवाल, ठीक है, चाकू, छुरी और क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तलवार हो जाएगा, करवाल हो गया,
चंद्रहास, चंद्रहास और खड़ग, खड़ग, ये सभी क्या है? ये सभी तलवार के पर्यायवाची है। और बताइए, और तलवार के पर्यायवाची क्या होंगे? अस्सी, क्योंकि हाथ से पकड़ते हैं ना, तो हाथ से ये अस्सी भी बोलते हैं, अस्सी। और सरासन, सरासन या कृपाण? कृपाण। आगे बढ़ते हैं, फावड़ा के बारे में बात की जाए तो फावड़ा, ठीक है, फावड़ा के पर्यायवाची बताइए, या भाला के पर्यायवाची, भाला के बताइए। देखो, भाला का होता है बरछा, नेजा, ठीक है, ये सभी भाला का पर्यायवाची, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तलवार का पर्यायवाची और धनुष का पर्यायवाची। क्लियर? अब धनुष के और भी पर्यायवाची हैं, उनके भी बारे में बात करते हैं। धनु, आप लिखते हो ना तीर कमान, तीर कमान, तो वो तीर, तो वो तीर का हो जाएगा, लेकिन कमान जो होती है वो धनुष, तो कमान, ठीक है। मेहराब, मेहराब। और सरासन, शरासन। धनुक, धनुक, ठीक है, ये सभी धनुष के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मीमांसा का सही पर्यायवाची हमें छांटना है। मीमांसा जो शब्द है उसका सही पर्यायवाची छांटना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी सुविज्ञाता, ऑप्शन नंबर सी समालोचन, ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय। तो बताइए, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वरूप होगा, सुविज्ञाता होगा, समालोचन हो गया, निष्क्रिय होगा। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होगा? स्वरूप होगा, सुविज्ञाता, समालोचन, निष्क्रिय। तो बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए आपकी नजर में? इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? स्वरूप होना चाहिए, या सुविज्ञाता होना चाहिए, या समालोचन होना चाहिए, या निष्क्रिय होना चाहिए? तो निष्क्रिय तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। अब सुविज्ञाता, समालोचन या स्वरूप के बारे में बात की जाए तो स्वरूप भी नहीं होगा। सुविज्ञाता, समालोचन के बारे में बात की जाए तो समालोचन ये राइट आंसर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? और बात करते हैं मीमांसा के और पर्यायवाची, देख लो, ठीक है। समीक्षा, किसी चीज की समीक्षा करना, समीक्षा। आलोचना, आलोचना। विवेचना, विवेचना, ठीक है ना। निरूपण, निरूपण, ये सभी किसके पर्यायवाची है? ये सभी मीमांसा के ही पर्यायवाची है। क्लियर? कोई समस्या? चलो और बात करते हैं इन बातों में। तो मीमांसा का अर्थ अगर एक शब्द में तो नहीं बताओगे आप, मीमांसा को थोड़ा स्पष्ट और समझ और स्पष्ट अगर करें तो जैसे कि कोई वेद हो गया, वेद को पढ़ा, उसमें जो कमियां आई उन कमियों को दूर की, तो वो क्या कहलाई? वो मीमांसा कहलाई। किसी चीज की समीक्षा करना, आप समीक्षाकारी बनने जा रहे हैं, आप क्या निरीक्षण करेंगे ना, चीजों को समझेंगे, उनमें कमियां, उनमें जो कमियां होंगी उनको दूर करेंगे, ठीक है, अपना तर्क देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मीमांसा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विभु, विभु का पर्यायवाची पूछा गया है। तो हमारे पास है ऑप्शन ए सर्वव्यापक या नित्य, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा या आत्मा, ऑप्शन नंबर सी महान या ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी चिरस्थायी या दृढ़। तो विभु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से बोलिए, विभु शब्द का पर्यायवाची क्या होना चाहिए आपकी नजर में? विभु जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर ए सर्वव्यापक या नित्य, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा आत्मा, ऑप्शन नंबर सी महान और ईश्वर, और चिरस्थायी या दृढ़। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आप किस पर जाना चाहेंगे? विभु का पर्यायवाची में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सर्वव्यापक और नित्य, ठीक है, विभु का पर्यायवाची होगा। ब्रह्मा और आत्मा ये सब, ब्रह्मा ये सब विभु के पर्यायवाची नहीं है। चतुरानंद विभु का पर्यायवाची है। क्लियर? सॉरी, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ईश्वर भगवान, अल्लाह, ईश, परमेश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 21 देखो, अर्ध तत्सम। अब तत्सम तद्भव के बारे में आते हैं। अर्थ तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्थ तत्सम मतलब तद्भव। तो भैया देव, पंख, अक्षर या बच्चा, तो अर्ध तत्सम है, और इसका तत्सम पूरा क्या हो जाएगा? अक्षर, इस तरह, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आवा का तत्सम रूप क्या होगा? आवा, आग, अग्नि, आप या आपाक। जल्दी बताइए, ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा आवा का तत्सम रूप? आग, अग्नि, आव या अपाक। तो आवा का जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपाक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अग्नि का आग हो जाएगा तद्भव, आग, और तत्सम तब क्या है? अग्नि ही है। सॉरी, ये दोनों ही एक दूसरे के तत्सम तद्भव है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा एक शब्द है जो तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है इसका मतलब तत्सम होगा। कचहरी, कमल, कंगन या कछुआ। देखो, कचहरी का तत्सम क्या हो जाता है? कर्तग्रह। ठीक है, कमल का क्या हो जाएगा? पहले कंगन, कछुआ, बिल्कुल सही है। तो जल्दी बताइए, 23 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमल का, कछुआ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कच्छा, कच्छा। ठीक है, और कंगन को इस नहीं, कंगड़, 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 कंगड़ को इस पे लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, कंगड़ नहीं, कंकड़, कंकड़। और कमल, कमल खुद में क्या है? तत्सम है। कमल खुद में तत्सम रूप है और इस प्रश्न का राइट आंसर कमल ही है। अब इसका अगर तद्भव बात की जाए तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा कमल, कमल। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है। अंगना, गयंद, अंगी या बानर। देखो, तद्भव शब्द छांटना है। बानर खुद में तत्सम शब्द है, अंगी भी तत्सम है, अंगना भी तत्सम है, जबकि गयंद तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्द है, गयंद। ठीक है, क्लियर? अब गेंद क्या बोलेंगे? हाथी को गेंद बोलते हैं। ठीक है, और ये समझ में आ रहा है इस बात को? गज हो गया, हाथी हो गया, गजेंद्र हो गया, ये सभी गयंद के ही रूप है। कोई डाउट अगर है तो आप टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। अगर आप टेलीग्राम पर ऐड नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के लास्ट में लिंक दी होगी, उस लिंक को आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और आप वहां पर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आप संकोच बिल्कुल ना कीजिए, आप वहां पर पूछिए, आपके प्रश्न का डाउट वहां पर क्लियर किया जाएगा। और इस जो आप पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वहीं पर। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपकी क्लास कैसी लगी चलिए जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में चिकन शब्द का तद्भव कौन सा होगा? चिकन एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए चिकना, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी चित्रकार, ऑप्शन नंबर डी चतुर। तो चिकन का जो सही शब्द होगा वो तत्सम तद्भव शब्द है, वो चिकना। कौन सा होगा तद्भव शब्द चिकन का? तो इसका सही आंसर होगा चिकना, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। बाकी चक्रवात, चित्रकार और चतुर्थ ये चिकन के तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कौन सा तत्सम छांटना? अब इनमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से एक तत्सम शब्द है जिसको छांटना है। नाक, धुरी, जनवास या जम्बुल। तो इसका जो तत्सम शब्द है कौन सा? नाक होगा, धुरी होगा, जनवास हो गया, जम्बुल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्बुल। क्लियर? और इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में तत्सम, इसमें से भी तत्सम शब्द ही छांटना है। उछा, उजला, उल्लू या ओष्ठ। देख कर आपको पता लग गया होगा, ये जो आधा सा, ठीक है, ये वाला जो सा है ना, इसमें जो लगा है वो हमेशा ही तत्सम में ही प्रयोग होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओष्ठ। क्लियर? और इनके जो तत्सम तद्भव रूप क्या होंगे? उल्लू, उल्लू का तत्सम क्या होगा? उल्लू, उल्लू। क्लियर? उज्ज्वल, उजला का उज्ज्वल या प्रकाश, और उछा को उत्तिष्ठ। क्लियर? कोई समस्या? उत्साह, उछा को उत्साह, और उजाला का उज्ज्वल, ऑलरेडी बताई दिया आपको, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है।
लवण का तद्भव पूछा गया है, लवण का तद्भव। नोन, नमक, लवंग या क्षार। देखो क्षार का और लवंग का, नमक का, नोन का, इन सब का ही आपको बताना है। लेकिन इस प्रश्न में जो सही आंसर होगा वो जल्दी से ABCD में कौन सा सही आंसर होगा? लवण का तद्भव स्वरूप क्या होगा? नोन होगा, नमक होगा, लवण होगा या क्षार होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब लवंग के बारे में बात की जाए, देखो नमक और क्षार ये एक दूसरे के ही तत्व। क्षार क्या है? क्षार तत्सम रूप है, जबकि नमक तद्भव रूप है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। लवंग और लौंग, लौंग क्या है? लौंग तद्भव रूप है, जबकि लवंग तत्सम रूप है इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो कि कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है? पश्चाताप, जमुना, शक्कर या श्राप। तो तत्सम रूप फिर से छाटना है, शक्कर होगा, श्राप होगा या पश्चाताप होगा। क्लियर, जल्दी बताइए इसमें तत्सम रूप क्या हो जाएगा? देखो इस प्रश्न में जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चाताप। पश्चाताप इस प्रश्न का राइट आंसर है। जमुना, शक्कर और श्राप ये तत्सम नहीं, जबकि क्या है? ये तद्भव रूप है। क्लियर। अच्छा चलो ठीक है, इसके तत्सम रूप बना लेते हैं। शक्कर, शर्करा आपने सुना है? शर्करा, ये जो शर्करा है ये तत्सम शब्द है, किस तद्भव शक्कर है। जमुना के बारे में बात की जाए, जमुना का क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना क्या है? यमुना तत्सम रूप है और जमुना तद्भव रूप है। श्राप, ठीक है, श्राप के बारे में बात की जाए तो शाप। देखो यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ा सा यहां पर फर्क है। ये भी श्राप, ये श्राप है ना, ये भी तत्सम है। ठीक है, ये श्राप भी तत्सम है, जबकि इसका जो तद्भव होगा वो होगा शाप या शराप। यानी कि जो इस प्रश्न के कौन कौन से आंसर हो जाएंगे? एक तो ए हो जाएगा और ऑप्शन डी। इस प्रश्न का दो आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है कि कौन शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द छाटना है। तो बिच्छा, पशु, बिंदु या भौरा। बिच्छा, पशु, बिंदु या भौरा, इसमें से तद्भव कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, ABCD में कौन सा शब्द है जो तद्भव होगा? बिच्छा, पशु, बिंदु या भौरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा भौरा। ठीक है, भौरा। इसका जो ये भौरा तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर। भ्रमर। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, और भिक्षा का क्या लिखेंगे? भिक्षा क्या है? भिक्षा और भीख। ठीक है, देखो ये भौरा तद्भव हो गया इस प्रश्न का आंसर, भ्रमर तत्सम हो गया। अब तत्सम में देखो, तत्सम, तत्सम में भ्रमर हो गया। ओके, भिक्षा का भीख, भीख, भीख भी तद्भव है। पशु, पशु का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बिंदु, बिंदु का क्या हो जाएगा? बिंदु का हो जाएगा बूंद। ये बूंद क्या है? बूंद तद्भव रूप है। क्लियर है ना? उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। या आप पशु का जानवर लिख लो, जानवर तद्भव है, पशु तत्सम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उनके लिए एक पद छाड़ना है। यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन है, अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष या इंद्रजीत। देखो जिसने इंद्रियों पर विजय हासिल कर लिया उसको बोलते हैं इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों से अनुभव ना किया, मतलब जिसे इंद्रियों से भी अनुभव ना किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। इस पर का जो राइट आंसर वो जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अतीन्द्रिय, भूलना मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए। ठीक है, आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसे हुए को क्या कहेंगे? आत्मघाती, अनलग्ध, अनन्य यज्ञ। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ABCD में आत्मघाती, अनलग्ध, दग्ध, अनन्य यज्ञ। देखो इस प्रश्न का राइट आंसर
आने लग होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न प्रैक्टिस जो पीवीएससी के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है, जिसके पास कुछ भी ना हो। हमारे पास ऑप्शन है अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी किंचित, ऑप्शन नंबर सी आकुंचन, ऑप्शन नंबर डी अलब्ध। तो जिसके पास कुछ भी ना हो क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे, किंचित कहेंगे, अकुंचन कहेंगे, अलब्ध भी कहेंगे। तो जिसका कुछ भी ना हो उसको बोलेंगे अकिंचन। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर अकिंचन होगा, जिसका कुछ भी ना हो। क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला, अपव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य बोलेंगे, क्या सही है? या जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहेंगे, या जो कम खर्च करने वाला हो, या जो इतिहास लिखे जाने युग से पूर्व का हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो कम खर्च करने वाला हो उसको कहेंगे अपव्ययी, नहीं कहेंगे। ठीक है, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? देखो, जो अपव्ययी उसको कहते हैं जो ज्यादा खर्च करता है, जो ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा खर्चीला हो। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, आदतन शब्द का अर्थ क्या है? आद और अंत। आदंत का अगर संविच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे, आदि और अंत निकलेंगे, आदि से अंत तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, प्रतिक्षिप्त बोलेंगे, उत्क्षिप्त बोलेंगे, आरोहण या उत्थान। देखो, ऊपर की तरफ जाता हुआ उत्थान, और कहता है परवलाकार हो तो वो प्रतिक्षिप्त, प्रक्षिप्त या प्रक्षेपणयान। ठीक है, इस तरह का एंगल बनाते हुए जाते हैं। और ऊपर की ओर उछाला, जैसे सिक्का लिया ऊपर उछाल दिया, ठीक है, तो क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो राइट आंसर होगा उत्क्षिप्त होगा, प्रक्षिप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इनके बारे में देखो, प्रक्षिप्त, प्रतिक्षिप्त तो होता है फेंका हुआ। जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो कहते हैं ना, यहां से पकड़ा और फेंक दिया, तो वो एक परवलयाकार टाइप का बनता है। ठीक है, आरोहण के बारे में बात की जाए तो सवार होना, किसी चीज पर सवार होना, सवार होना, आरोहण। जितने घोड़े पर सवार होते हैं तो सवार होना, सॉरी सवार होना। ठीक है, उत्थान मतलब उठना होता है, उठना या उठाना, उठाना या उठना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार, विव्रत या प्रत्युक्त। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो क्या कहेंगे? प्रत्युत्तर या प्रत्युच्चार या विव्रत या प्रत्युक्त। इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसका सही आंसर होगा डी, प्रत्युक्त। और उत्तर पे उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न दिया, एक उत्तर दिया, उसका दूसरा प्रश्न से आ गया, तो उसका उत्तर मिलने पर भी जो उत्तर दिया जाए उसको बोलेंगे प्रत्युत्तर। उत्तर मिलने पर, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, उत्तर क्या कहलाएगा? प्रत्युत्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसलिए कहते हैं ना कि संगति अच्छी बनाओगे तो चरित्र पर दोष नहीं लगेंगे, लेकिन अगर संगति खराब होगी तो चरित्र पर दोष लगना स्वाभाविक है। तो इसको क्या कहेंगे? अपयश, अपकीर्ति, कलंक या दुष्चरित्र। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कहते हैं कलंक। ठीक है, और जिसकी समाज में बेइज्जती हो, अपयश, और जिसकी, ठीक है, कीर्ति, सब दोनों ही एक दूसरे समान है, और जिसका चरित्र अच्छा ना हो उसका दुष्चरित्र। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है। सदा श्रांता शब्द निम्नलिखित में किस वाक्यांश पर लागू होता है? सदा श्रांता, जो सदा स्नान करता हो, सदा स्नानता स्नाता, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इसने इनमें से कोई नहीं। और एबीसीडी में सदा स्नानता स्नाता, तो जो सदा स्नान करता हो उसको क्या कहेंगे? सदा स्नाता, जल्दी जाइए। ए जो सदा स्नान करती है, या जो सदा नत बनी रहती है, या जिसने अभी अभी स्नान किया हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसको बने सदा स्नाता। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहे हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। जैसे नहीं कि जब आप घर से बाहर जाते हो तो आपकी माता जी आपके लिए पिटुआ बनाती हैं, ये रास्ते में जाओ तो खाते हुए जाओ, तो उसको क्या कहेंगे? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथ्य या उपहार। उसका जो सही आंसर होगा जल्दी बताइए कौन सा होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद है कि सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर सही देंगे, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसको कहेंगे पाथे, यानी कि पथ। पथ रास्ता होता है, पथ। पथ में दी जाने वाली सामग्री खाने के लिए पाथेय कहलाएंगे। और जो किसी को गिफ्ट उपहार दे, जब बर्थडे पर, जन्मदिन इन पर, तो उसको उपहार बोला जाएगा। और जो कम खाता है उसको स्वल्पाहार, जो खुद कम खाता है स्वल्पाहार। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा? प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा था क्या? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण? एबीसीडी में जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर होगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा था? तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए अंतर विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सामान्य विशेषण, ऑप्शन नंबर सी बाह्य विशेषण, ऑप्शन नंबर डी असामान्य विशेषण। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए, आपकी देखते हैं तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा था? अंतर विशेषण। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब प्रविशेषण होता क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको कहेंगे प्रविशेषण। ठीक है, यानी विशेष शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो बताइए इसमें से प्रविशेषण क्या होगा? देखो, मोहन सुंदर है बाकी कंप्लीट था, लेकिन बहुत सुंदर है यानी सुंदरता पे और कहते हैं बहुत ज्यादा लगा दिया, कहते हैं 4 चांद लगा दी सुंदरता पर। तो प्रविशेषण होगा बहुत, और विशेषण होगा सुंदर, और मोहन विशेष से होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। निम्नलिखित में से विशेषण पद है उपासना, उद्धार, आयतलोचन या वंदना। अब इनमें से विशेषण पद को छांटना है। जल्दी से इसमें सही आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा पद है जो विशेषण है, यानी कौन सा विशेषण है। उपासना, उद्धार, आयतलोचन या वंदना। एबीसीडी में कौन सा सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आयतलोचन। ठीक है, अब आयतलोचन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आपको पता ही लग गया है कि आयतलोचन है, लेकिन आयतलोचन का मतलब होता क्या है? आयतलोचन का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली, या बड़ी बड़ी आंखों वाला। बड़ी बड़ी आंखों वाली मतलब ऐसी स्त्री जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हों, उसको बने आयतलोचन। और वो उसकी विशेषता है, मतलब स्त्री की विशेषता उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसी को उसी में एक शब्द में समाहित कर दिया आयतलोचन। तो ये क्या है? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द नहीं है, यानी एक शब्द है जो विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा। वरदान, वरद, वरदायक या वरदीय। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वरदान। वरदान विशेषण नहीं बल्कि क्या है? विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। चाय फीकी है, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। देखो चाय का गुण क्या है? वो फीकी है, गुण है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो गई। ठीक है, क्लियर? अब देखो एक चीज और, गुणवाचक विशेषण के बारे में और जान लो। जिस विशेषण शब्द से
जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा, ठीक है, संज्ञा सॉरी किसी संज्ञा शब्द की, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, ठीक है, आकार आदि का बोध कराया जाए, आदि का बोध ज्ञात हो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण कहलाता है। क्लियर। अब गुणवाचक देखते कि दोष, ये आकार कैसे हैं। चलो ठीक है, गुड़ के बारे में बात करते हैं। गुड़ मीठा, कड़वा, तीखा, ये क्या है? गुड़ ही तो है। दोष बुरा, कायर, खट्टा, ये क्या है? दोष ही तो है। रंग लाल, पीला, हरा, गुलाबी, आकार में नुकीला, छोटा मोटा, तिरछा, दशा में ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, सकरा, ठीक है, ये सभी क्या है? दशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। अध्यात्म, एक शब्द है अध्यात्म। अब उस अध्यात्म शब्द का विशेषण हमें छाड़ना है, तो बताइए इसका विशेष क्या होगा? अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनाध्यात्मक, आध्यात्मिक या अध्यात्म? सही आंसर बताइए, जिनमें कौन सा सही आंसर होगा? अध्यात्म का विशेषण तो होगा आध्यात्मिक। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सतीश चंचल बालक। अब इसमें चंचल शब्द कौन सा है? चंचल शब्द कौन सा है? विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण या प्रत्यय विशेषण? देखो, बालक है कौन? चंचल, सतीश, ठीक है। और सतीश कैसा बालक है? चंचल बालक है। तो ये क्या है? उसकी विशेषता है। और ये क्या विशेषता है? गुणवाचक विशेषण की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 43 क्वेश्चन। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो इसमें रेखांकित यानी रेखांकित शब्द ये 8वीं वाला हो गया। बता देना है कि 8वीं क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पूर्ववाचक विशेषण है। तो इसमें 8वां शब्द जो 8वीं है वो क्या है? 8वीं संख्या को डिनोट कर रहा है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगी। अब देखो, संख्यावाचक विशेषण क्या होती है? संख्यावाचक विशेषण क्या होती है? जल्दी बताइए। संख्यावाचक विशेषण होती क्या है? ठीक है, देखो, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या लक्षित होती, संज्ञा या सर्वनाम, देखो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा, गुण, दो, इन सब चीजों को ही बताता है। ये बात तो क्लियर ही है, ठीक है। अब उसमें क्या बताए? अगर संख्या को बताए तो संख्यावाचक विशेषण, गुण बताए तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब थोड़ा 4 आदमी, 5 आदमी, 10, थोड़ी बहुत, ठीक है, वो अलग बात है, क्योंकि संख्याओं में भी अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या होती हैं। तो अभी इसमें कोई पूछ नहीं गई है, तो इसलिए ये 8वीं क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या कह रहा है। विशेषण शब्द का चयन करना है। सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। तो इसका जो सही आंसर होगा विशेषण शब्द का चयन, यानी कि 5वां होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त बंसल भगवान दयाद रोटे। वाक्य में वियुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, जिनमें से विशेष्यों को छांटना है। भक्त और भगवान, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी करुण दयाद। ऑप्शन नंबर सी भक्त बंसल भगवान। ऑप्शन नंबर डी पुकार भगवान। तो हमें इस वाक्य में भक्ति करुण पुकार सुनकर भक्त बंसल भगवान दयाद रोटे, इसमें विशेष्यों की छांटना है। विशेष्यों को छांटने से पहले हम विशेषण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, करुण क्या है? विशेषता है, ठीक है। जैसे मधुर विशेषता वैसे करुण विशेषता है, तो करुण हो गया। भक्त बंसल भगवान दयाद रोटे, ठीक है ना, क्लियर है। भक्त बंसल भगवान दयाद रोटे। अब भक्त बंसल क्या है? भक्त बंसल ये दोनों ही विशेषण है। विशेषण
क्योंकि उनकी विशिष्टता है। अब विशिष्टता की जो विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहेंगे, वो तो विशेषण। लेकिन ये जो विशेषण है, जो विशेषता बता रहे हैं, जो विशेषताएं हैं, ये किसकी हैं, किसकी हैं? पुकार और भगवान की। इनमें विशेष से पूछा गया ना, तो पुकार, पुकार विशेष से होगा, और भगवान, भगवान भी विशेष से होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा भगवान और पुकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कह रहा है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दशा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मतलब वही वाली बात है, दो लोगों की कंपेरिजन करानी है, तो ये क्या होगी, उत्तरावस्था, पहली बात। और आपको पता ही है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। कौन कौन सी? मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। मूलावस्था ज्यों की त्यों होती है, इसमें किसी की भी कोई कंपैरिजन नहीं होती है। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं की कंपैरिजन होती है आपस में, और उत्तमावस्था में 2 से ज्यादा की कंपैरिजन होती है, ठीक है भाई। इंग्लिश में इसको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बोलते हैं, और हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कौन सा है, कि इनमें से देखो एक शुद्ध है, एक युग्म शुद्ध है, उस शुद्ध युग्म को छांटना है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रसून, गंधर्व या सुप्त, पंकज, परंपरा या गंगा, चंचल, कन्या, घंटा या लेख्य, कृपया, अवनेत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 में किनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो 1 और 4 शुद्ध होंगे, या 3 या 2 या 2 1। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज, परंपरा और गंगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर। बाकी सभी त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, एक की बर्तनी शुद्ध है, कौन सी? राजमहल, बिल्कुल नहीं। राजमहल कैसे लिखा जाएगा, राजमहल, इस तरह लिखा जाएगा राजमहल, तो ये तो गलत ही होगा। निरोग इस तरह नहीं लिखा जाता है, निरोग को नीरोग लिखते हैं, नीरोग, तो ये भी गलत हो गया। कोमलांगी को कोमलांगी लिखते हैं, कोमल, ये आया है क्वेश्चन, कोमलांगी कल ही ये कराया है, कोमलांगी, तो कोमलांगनी नहीं होगा। अच्छौड़ी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। अब देखो इस प्रश्न, इसके नीचे एक अंडरलाइन की है, तो उच्च श्रृंखला आती, उच्च श्रृंखला का सही शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान देख लीजिए, ये इस तरह लिखा जाएगा, छाछत्री, ठीक है, छाता बनेगा। इनमें से कौन शब्द अशुद्ध है, इनमें से अशुद्ध शब्द छाड़ना है। ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपर्णखा या पृष्ठभूमि। तो देखो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, ABCD में कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखो अशुद्ध पूछा गया ना, तो अशुद्ध ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये पृष्ठभूमि नहीं, पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठभूमि इसका राइट आंसर है, ना कि पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, बामगिनी, बामांगिनी, बामंगिनी, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, 55 का कौन सा सही आंसर होगा, 55 क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बामांगिनी, ये इसका सही शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसमें से उपयोगी, वो अशुद्ध बताइए। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बस इतने में काफी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा? दही बहुत खट्टी, आपको ऑलरेडी बताया, दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी पुल्ले में काउंट होंगे, और यहाँ पे खट्टी नहीं खट्टा होगा, तो ये गलत हो गया।
उसका छाजन टपकता है, नहीं टपकती है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है। सिपाही की पगड़ी लाल है, बिल्कुल सही जवाब है, डी इसका राइट आंसर होगा, ये शुद्ध है। जबकि बैठक छोटा नहीं, बैठक छोटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। देखो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसमें शुद्ध रूप होगा। देखो पौधा सींचता किससे, जल से ही सींचेगा, तो जल लगाने की जरूरत नहीं है। तो श्याम जल से नहीं, श्याम पौधे सींच रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है कि बगीचे की सुंदरता अनूठी है। बगीचे की सुंदरता अनूठा नहीं, अनूठी है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, इसका राइट आंसर सी होगा। बाकी तीनों ही की बर्तनी अशुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, जो कि अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, या हम प्रदर्शनी देखने गए। जल्दी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एबीसीडी में कौन सा विकल्प सही होगा। और क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा गया, बताइए। देखो प्रदर्शनी और देखने, अगर यहाँ पर प्रदर्शनी का मतलब प्रदर्शनी में ही देखना जुड़ा हुआ है, तो देखना की जो एक्स्ट्रा में देखना लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आज की क्लास समाप्त होती है। आप यहाँ पर आप इस बार कोड को आप स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए, या डालिए सिविल सर्जन हिंदी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ऐड हो जाइए। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि इस क्लास का लाभ उनको भी मिले। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्लासें कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।